ये क्वेश्चन देखते हैं शहरयार का क्वेश्चन। ये आईएस 36 से मुतल्लक स्काई लाइन्स लिमिटेड अब्बास का सवाल था। स्काई लाइन्स लिमिटेड ऑपरेट्स अ 4-star होटल फैसिलिटी इन मरी। ओके, द होटल वाज कंस्ट्रक्टेड एट a cost of 300 million 5 years back। अच्छा, 5 साल पहले की बात है। एंड इट हैज बीन डेप्रीसिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। यूजफुल लाइफ उसकी थी 15 years एंड रेजिडुअल वैल्यू 20%। ठीक है, ओके। देयर आर इंडिकेशंस दैट द प्रॉपर्टी इज नॉट परफॉर्मिंग एज एक्सपेक्टेड ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ कंपीटिंग hotel nearby and a significant drop in number of tourists to the area because of terrorism. There is a 40% probability that the hotel will generate net cash flow of 40 million per annum and 60% probability that the cash flows would only be 20 million per annum for its remaining useful life. And it is now estimated that net disposal proceed at the end of the useful life will be negligible. The property's fair value has been estimated at 200 million and 5% of the proceeds from the sale would be expended in closing the deal. अब हमें देखना ये है कि आपके पास कितनी इसकी रिकवरेबल अमाउंट है, कितनी कैरिंग अमाउंट है। सबसे पहले तो आप इसकी कैरिंग अमाउंट वर्कआउट कीजिएगा। ये सब काम आप किस तारीख को कर रहे हैं? आज, यानी कि जब उसके 5 साल गुजर चुके हुए हैं। ठीक है, तो आपके पास वो कॉस्ट उसकी थी 300 मिलियन। तो आप इधर लिखेंगे रुपीज इन मिलियन। ओके, 300 मिलियन, और उसमें उसकी रेजिडुअल वैल्यू को लेस कीजिए। रेजिडुअल वैल्यू उसने कही हुई है 20%। ठीक है, वो किसी भी तरीके से आपको कोई निशानदेही बता सकता है। तो ये रेजिडुअल वैल्यू लेस की हमने, हमारे पास डेप्रीसिएबल अमाउंट आ गई। दैट इज 240। और अब हमने क्या करना है, हमने इसकी नेटबुक वैल्यू जो मालूम करनी है, उसके लिए कॉस्ट 300 में से उसकी एक्युमुलेटेड डेप्रीसिएशन को लेस करना है। वो होगी 240 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय कितने साल? 5। ठीक है, कितना आता बेटे जी? 80 लेस कीजिए, आपके पास 220 इसकी आ गई कैरिंग अमाउंट या नेटबुक वैल्यू। पहली बात तो ये होगी। उसके बाद हमें क्या काम करना है, हमें इसकी रिकवरेबल अमाउंट मालूम करनी है। अगर इसकी रिकवरेबल अमाउंट इसकी कैरिंग अमाउंट से ज़्यादा होगी तो फिर तो कोई इम्पेयरमेंट नहीं है, अगर कम होगी तो फिर इम्पेयरमेंट है। कोई साहब तशरीफ लाए, तशरीफ लाए। मोमिन है, मोमिन इतना लेट आया बेटे? लो, अरीब और भी लेट आया। वक्त पे यार, ऑनलाइन भी वक्त पे नहीं तुम्हारी आंख खुलती। कितनी बुरी बात है। अच्छा, रिकवरेबल अमाउंट ग्रेटर ऑफ द फेयर वैल्यू। उसके लिए आपने फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कैलकुलेट करनी है। उसने कहा है कि द प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू हैज बीन एस्टिमेटेड 200 मिलियन। फेयर वैल्यू इज 200 मिलियन माइनस कॉस्ट टू सेल विच इज 5%. 5% of this is 10. It gives you 190. अब हमने इसको कंपेयर करना है इसके वैल्यू इन यूज से। वैल्यू इन यूज से
वैल्यू इन यूज क्या होती है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। अब बात यूँ है कि उसने आपसे ये कहा हुआ है कि आपकी यहाँ पर 40% प्रोबेबिलिटी है होटल विल जनरेट कैश फ्लो ऑफ 40 मिलियन एंड 60% प्रोबेबिलिटी है कि 40 में। अब 40 मिलियन की प्रोबेबिलिटी और 60 to 20 मिलियन की प्रोबेबिलिटी आपने 40% और 60% वर्कआउट की। क्या आती है बेटे? 4 4s are 16 और 12 के आपके पास क्या आ रहा है जी? 28। अच्छा जी, अब हमें डिस्काउंट फैक्टर, डिस्काउंट रेट यहाँ पर दिया हुआ होना चाहिए जो कि मुझे नज़र आ रहा है 10%। ठीक है। अच्छा, अब ये 28 वो कह रहा है, उसने यहाँ पर क्या एक बात की हुई है वो ज़रा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रोबेबिलिटी दैट द होटल विल जनरेट नेट कैश फ्लो पर एनम, सालाना इतना कैश फ्लो जनरेट करेगा। अब ये 28 आप किस दिन डिटरमिन करेंगे? एनुअल कैश फ्लो है ना, एक साल का एनुअल कैश फ्लो। अब आप ये बताइए 5 साल गुजर चुके हैं, बाकी कितने साल रहते हैं? 10 साल रहते हैं। तो अब आपने 10 इयर्स पे इसकी जो है वो फैक्टर कैलकुलेट करना है, 10 इयर्स का 10% पे। तो उसका फॉर्मूला लगाएं या प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ एन्युटी देखें। तो आप ये करेंगे एन्युटी into PVIFA for 10 years at 10%, ये बात होएगी। ठीक है। अब वो 10 इयर्स का 10% PVIFA कैलकुलेट करके मुझे बताएं, या आप टेबल में देखें, या फॉर्मूला इसका क्या होता है? फॉर्मूला किसी के ज़हन में है? एन्युटी का R इंटू 1 माइनस नहीं 1 इस वक्त प्रेजेंट ओवर आई 1 minus 1 plus I जी 1 minus 1 plus I हाँ 1 की पावर n जी 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर minus रेज टू पावर 10 डिवाइडेड बाय I। ठीक है। 10 minus 10 मैंने लगाया हुआ है। अच्छा, आप इससे ज़रा कैलकुलेट करो। ये होगा, ऐसे होगा 1 over 1 plus I raised to power 10। एक मिनट ज़रा कैलकुलेट करो, क्योंकि मैं रट्टा नहीं मुझे लगा हुआ होता है इसका, इसलिए अदरवाइज मैं लॉजिकली आपको 10 सालों का वर्कआउट कर दूं, लेकिन फिलहाल आप इसको कैलकुलेट करें क्या आता है। 1 over 1 plus I raised to power 10। हाँ 1 माइनस ना करें, आप ऐसे करें 1 over 1 plus I raised to power 10 करें, जरा क्या आता है? 1 over 1 plus I raised to power 10 बट 3.8 आ रहा है। क्या आ रहा है? 3.8 नहीं बेटे, कुछ एक मिनट, आप 1 over 1 plus I raised to power 10 ऐसे करें जरा। फॉर्मूलेट इसको किया है वो ये है, आप
वन डिवाइडेड बाय, पहले आप इस तरह करें, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज टू पावर n जो है रेज टू पावर n, इसको 1 में से माइनस करें और इस सब को i से डिवाइड करें, तो ये आपके पास PVIF A आएगा। PVIF A आपके पास आ जाएगा। ठीक है सर, इसमें एक बात पूछनी थी। जी। सर, बाकी जितने भी हम क्वेश्चन करते हैं उसमें ये वाले फार्मूले से नहीं होते, उसमें तो हम जस्ट करते हैं 1 + 10%, लेट्स सपोज हमें डिस्काउंटिंग रेट दिया गया तो हम उसकी पावर लगा देते हैं -10, मतलब जितनी। यही तो बात है, मैं आपको कह रहा था कि अब मुझे फिर पूरा, आपको असल में फैक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर, अब मुझे पूरा आपको बताना पड़ेगा ना। अब जरा देख लो फिर तवज्जो से, जो मैं कह रहा था कि एक लॉजिकल सीक्वेंस में क्या है, आपके पास 10 साल का प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब जरा तवज्जो में रहना ताकि मैं आपको फिर, बेशक टाइम थोड़ा लगे लेकिन एक मतलब आज आपको PVIF का कॉन्सेप्ट, मुकम्मल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि PVIF होता क्या है। ठीक है सर। ये असल में 10 साल है ना, इसलिए ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आप ज़रा, ये प्रेजेंट वैल्यू ईयर 0 पे कैलकुलेट होती है और हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 ईयर्स है। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी 1 साल की बनती है फैक्टर 1/1 प्लस आई आपका, मैं पहले यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। आई आपका जो है 0.1 है और n जो है आपका यहाँ पे 10 है। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज टू पावर 1, ये आएगा 0.909। फिर 1 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज टू पावर 2, ये आएगा 0.8264। जरा जल्दी जल्दी करते जाना मेरे साथ। 1 डिवाइडेड बाय 1.1, और जो ऑनलाइन बच्चे हैं कैलकुलेटर नहीं चलाओगे तो तुम्हारे कैलकुलेटर में कीड़े पड़ जाने हैं। 0.75 आ गया सर। 0.751, फिर 1 डिवाइडेड बाय 1.1 0.683। शाबाश, 0.683, फिर 1 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज टू पावर 5, 0.62, 0.624, 0.56, 1.1 रेज टू पावर 6 is 564, 0.564, फिर 1 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज टू पावर 7, 0.513, 513, फिर 1 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज टू पावर 8, 0.466, 0.466, फिर 1 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज टू पावर 9, 0.424, 0.424, and 1 divided by 1.1 raised to power 10, 0.386, 385 और 6 whatever। ठीक है, अब आपका जो शहर यार सॉरी अब्बास क्वेश्चन है, आप कह रहे हो कि हम तो पॉइंट ये लेते होते थे हमेशा और हमारे पास वो आता था, ये आप कह रहे थे ना? जी सर। अच्छा, अब जरा समझें कि फर्क क्या है। ये आपका ईयर 0 है और ये आपका ईयर 10 है। आपने जो हर साल कैश फ्लो आपको मिल रहा है, हर साल आपको 28 मिलियन का कैश फ्लो मिल रहा है, ऐसा ही है? जी सर। अब आप हर एक को 28 के साथ मल्टीप्लाई करें, 0.909 इंटू 28। मैंने कहा था थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट आपको जब BFD पढ़ेंगे ना आप, बल्कि MFA और उसके बाद CFAP में जाके BFD पढ़ेंगे, वहाँ पर भी इस क्लैरिटी का आपको मज़ा आएगा कि यार हाँ बात को समझ आई थी। जरा मल्टीप्लाई करें, 25.45, 23.128, 1.028, 19.124, डबल चेक होता जा रहा है ना? 17.472, जी सर। 17.472,
कोई बच्चा इनको टोटल करना शुरू कर दे। शायद यार आप इनको टोटल करना शुरू कर दो। 15.792 ये 18.7 15.7 सॉरी बेटे सॉरी 15.792 14.364 12.908 11.872 10.78। हाँ जी, किसी बच्चे ने काम किया इसका? सर ये 0.46 वाला जो है ना, उसका आंसर 13.08 048। दोबारा चेक कर लो। 0.466। अच्छा 13.048। ठीक है बेटे 13.048 ठीक है। अच्छा किसी ने सम किया जी इन सबका? इसका जवाब आएगा 172 मिलियन। ठीक है नहीं ठीक है सर। 172 ठीक है। अच्छा यस सर। अच्छा अब आप देखो ये हुआ क्या है। आप 28 को इतनी मरतबा करने की बजाय अब इसका सम करो ज़रा। इसका सम आएगा 6.145 ये इसका सम आएगा। इनको हाँ इसका सम ऊपर वाले फैक्टर्स का सम करो ज़रा। अच्छा नहीं बेटे मैंने पहले आपको कहा था फिर पूरा करना ताकि आपको सही समझ आ जाए। इसका 10 का सम करो। एक मिनट बेटी एक मिनट है। वो राउंडिंग ऑफ डिफरेंस है ये PVIFA है आपका। इसको कहते हैं PVIFA फॉर एन्युटी और इसको कहते हैं PVIF। अब जरा सुनना फर्क क्या है। जब आपने 10वें साल की कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना होती है तब आप PVIF अप्लाई करते हैं। 10वें साल जो आपको कैश फ्लो मिलनी है 10th ईयर्स कैश फ्लोज प्रेजेंट वैल्यू ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द 10th years कैश फ्लो। जी बेटे present value of the 10th years cash flow. This is the present value of the 10th years cash flow. Whereas this, okay, let me say, this is the present value of 10th years cash flow. 10th years, and this is the present value of the cash flows that will happen or occur in 10 years। जो 10 years में आपको कैश फ्लो अकर होगी उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 172 है। अब बताइए आपको बात समझ में आती है? यस सर। तो इधर हमने PVIFA को जब मल्टीप्लाई किया 28 से तो आपके पास 10 इयर्स की प्रेजेंट वैल्यू आ गई। ये है एन्युटी का कॉन्सेप्ट। एन्युटी क्या है? कांस्टेंट एन्युटी के बारे में आप लोगों ने बचपन में ये बात पढ़ी थी ना पुत्र। सुन लो, एक तो रट्टे लगाए होते हैं ना तुम लोगों को, अल्लाह ताला माफ करे प्लीज। ये रट्टा ही है। सुनो एन्युटी क्या है? constant amount of cash flow that will occur after each interval, after same interval
after same interval in future. अल्लाह ताला आपको माफ करे, फिलहाल खामोशी से सुन लें बेटा। एन्युटी क्या है? आपको वो बेटे वो इन परपेचुटी होती है जो टाइम से, ये इसलिए कहते हैं रट्टा नहीं लगाना चाहिए, उसको इन परपेचुटी कहते हैं। सुन लो आप, सुन लो आप, सुन लो बेटे। एन्युटी क्या है? आपको कहा यह जा रहा है कि आपको 10 साल हर साल के एंड पर 100 रुपया मिल रहा है। आपको रेगुलर इंटरवल भी पता है, ठीक है, और आपको ये भी मालूम है कि सेम कैश फ्लो है। सो द कांस्टेंट अमाउंट ऑफ कैश फ्लो दैट विल अकर आफ्टर रेगुलर इंटरवल, सेम इंटरवल की बजाय रेगुलर लिख देना ज्यादा अच्छा, आफ्टर रेगुलर इंटरवल। एक रेगुलर इंटरवल के बाद आपको जो कैश फ्लो मिल रहा है या जो कैश फ्लो दे रहे हैं, इनफ्लो आउटफ्लो व्हाटएवर, वो आपका एन्युटी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल कहता है कि जी मुझे हर साल के एंड पर 5 लाख रुपया तनख्वाह मिलनी है, तो फर्ज कर लो अगर 5 साल तक मुझे हर साल के एंड पर 5-5 लाख रुपया तनख्वाह मिलेगी, तो आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है? अब देख लो, अगर 10% इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, और 5 लाख रुपया आपको हर साल के एंड पर मिल रहा है, तो आप इस पर कौन सा फैक्टर लगाएंगे? PVIFA। आप इन 5 सालों का टोटल करेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो होगा क्या? आप इन 5 सालों का टोटल करने की बजाय आप PVIFA कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये 5 इयर्स का हम करने जा रहे हैं, 5 इयर्स का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस I रेज टू पावर 5। अब I क्या है इसमें? 10। 1 प्लस 0.10, ठीक है, रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 0.1, ये PVIFA आ जाएगा। अब जैसे आप माइनस 3.624 डिवाइडेड बाय 0.624 क्या है? 5वें साल का PVIF है ना, 5वें साल का। ये यहां से मैंने डायरेक्टली उठा लिया, जो मैं आपको बार बार कह रहा था कि मुझे ये अलग से कैलकुलेट करके बताओ, वो उसकी लॉजिक है। अलग से कैलकुलेट करो, जितने साल का PVIF है वो उठा लो, 1 में से माइनस करो, उसको ग्रॉसअप कर लो। ग्रॉसअप मतलब अगर वो 10% है तो 100% क्या होगा? तो आप 0.1 से डिवाइड कर देंगे तो ग्रॉसअप हो गया। क्या आंसर है? 3.76 79 सर। 3.79, ठीक है। 1 अब 3.79 से आप मल्टीप्लाई कीजिए 5 लाख को, 3.79 ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू आती है 1895 395 ये आ रही है बेटा? जी सर। 1895,000, ठीक है। अब आप नहीं जी बेटे क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, ये नहीं है, जो पहले लिखी थी वही थी। 393, ठीक है। चले वो खैर वो राउंड ऑफ का। जी सर, बहुत मुश्किल। अच्छा, अब आप इसको अपनी तसल्ली की खातर इन पांचों को टोटल करें जरा। 0.909, 0.8264, 0.751, 0.683, 0.624, इनको टोटल करें, आपका 3.79 आ रहा होगा। ये PVIFA है, ठीक है। नहीं 2.8 नहीं, इन 500 को टोटल करें 3.79 आ रहा, ठीक है। तो बुनियादी तौर पे PVIFA का टोटल का फार्मूला क्या बनता है? 1 माइनस PVIF ऑफ nth पीरियड डिवाइडेड बाय I, ये इसका फॉर्मूला बनता है कि प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर लें nth का, 5वें साल का या 10वें साल का, उसको 1 में से माइनस करें, उसको ग्रॉस अप कर लें, उसको उस रेट पर ग्रॉस अप कर लें जो आपका डिस्काउंट रेट है। तो ये आपका बनेगा PVIFA।
प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी, क्योंकि आपने इस एन्युटी के ऊपर सारा उसको करना होगा। बताओ बेटे जान, अब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि फैक्टर कैसे बनता है? यस सर, काफी क्वेश्चन भी सर इजी हो गए अब तो। अब सारे के सारे जहाँ पर उसने वैल्यू इन यूज वर्कआउट करवाया होगा ना, वहां पर अब आपको कोई रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, या ये ज़हन में ये नहीं करना पड़ेगा यार सर से पूछा तो सर जो होंगे गुस्से होंगे, ये क्या बात हुई। आपको पूरा कॉन्सेप्ट इन डेप्थ क्लियर हो गया कि कहाँ पर PVIF वर्कआउट करना है, कहाँ पर PVIFA वर्कआउट करना है। ठीक है बेटा? हाँ, 10वें साल के लिए। अब देखो ना, अगर उसने यहाँ पर मैं एक और बात बता देता हूँ आपको। यहाँ पर उसने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है जो कि मैं अब उसमें चेंज करने जा रहा हूँ। इफ इट इज सपोजली, आपने कितने का खरीदा था? 300 मिलियन। इफ इट इज ₹200 मिलियन। ये क्या बात मैंने लिखी है, मुझे आप समझाएं, मैं नहीं बोलूंगा। अब जो भी मैं लिखूंगा रेडिंग से लिखूंगा ताकि आपको पता चले कि मैं एक नई बात करने जा रहा हूं। मुझे ये पढ़ने के बाद बताएं क्या नेट प्रोसीड्स एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ विल बी नॉट नेग्लिजिबल 200 मिलियन। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये पहले मुझे समझाएं मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वक्त डिस्कस हो रहा है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सर साल के एंड पे जब हम उसको सेल करेंगे हमें 200 मिलियन मिलेगा। यस, जब 10 साल के एंड पर उसको सेल करेंगे तो कितना कैश फ्लो मिलेगा? 200 मिलियन। ये कहना चाह रहा हूँ। तो ऐसी सूरत में अब मेरे पास क्या होगा, पहले मैं इसको जरा कंप्लीट कर लूँ। यहाँ पर 6.145 किया तो हमारे पास क्या आया? 172 आया था। ठीक है, अब मैं कहूंगा कि 10वें साल का फैक्टर लगाऊंगा ना, सेल प्रोसीड्स। ये तो एनुअल कैश फ्लो थी, और सेल प्रोसीड कब मिल रही है मुझे? 10वें साल के एंड पर। तो फैक्टर क्या लगेगा? ना मुन्नी, 0.385 लगेगा 10वें साल का। 0.385 इस पे फैक्टर लगेगा, 77। अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या बन जाएगी? 249। अब्बास अब बताइए, अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, कि कब हमने कौन सा फैक्टर अप्लाई करना है। यस सर। बेटे जान, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझ लो कि एक रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन बन गया। मैं समझता हूं, अगर मैं अपने मियां अहमद फरहान एक स्टूडेंट की बात करूं, मैं अगर स्टूडेंट होता तो मैं यहां पर स्टॉप कर देता अपनी पढ़ाई IAS 36 की। वजह क्या है कि कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो गया मेरा 36 कंप्लीट हो गया। यानी कि कैश जनरेटिंग यूनिट मेरे सिलेबस में नहीं है, मैं कैफ की बात कर रहा हूं। कैफ के अंदर ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। यहाँ पर जो एक एक चीज इलेबोरेट करके आपको बता दी। जब इतनी क्लैरिटी हो गई, अब आगे मसला क्या आएगा? सिर्फ अंग्रेजी का मसला आएगा। मुझे अंग्रेजी समझनी है और अकॉर्डिंगली मुझे जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब मुझे कोई रट्टे लगाने की जरूरत नहीं है, अब मुझे कोई 50 क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन प्लीज खुदा के लिए आपको अल्लाह ताला का वास्ता देके कह रहा हूँ, मेरी बात को गलत इंटरप्रेट ना करना। मेरी बात को जो गलत इंटरप्रेट करते हैं वो ये कहते हैं कि सर जो है वो तो कहते हैं बस प्रैक्टिस की जरूरत ही नहीं है, 2-4 सवाल सब कर लो काफी है। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, अब कोई 2-4 रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन कर लो, आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। अब एग्जाम में कहीं से आ जाए, दाएं से बाएं से ऊपर से नीचे से आगे से पीछे से कहीं से आ जाए, उस सवाल की ऐसी की तैसी। बेटे जान, बात ये है कि ये एग्जामिनेशन का ही क्वेश्चन है, ये पास पेपर का क्वेश्चन है। अब इसी पास पेपर के क्वेश्चन के अंदर अगर वो रेडिंग से जो मैंने काम किया वो डाल दे तो और ज्यादा मजे का हो जाएगा। अब आपने कंपेयर ही करना है ना सिर्फ। अब आपने क्या करना है, आपके पास देखना ये है कि हमारे पास ये कैरिंग अमाउंट है, और मतलब अब इन दोनों को मैं जब कंपेयर करूंगा,
मैंने रेडिंग से काम नहीं करना, अभी फिलहाल मैंने क्वेश्चन के अंदर रहना है। तो इन दोनों में ग्रेटर कौन सी है बेटे? 190। तो 190 को मैं कंपेयर करूंगा इसके साथ, तो मैं क्या कहूंगा, मेरा कितना इंपेयर हो रहा है? 30 से मेरा इंपेयर हो रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर बेटे जी? गुड, वंडरफुल वंडरफुल। अल्लाह कबूल फरमाए आपका रास्ते पर जी। तो बेटे जान अगर 249 है तो फिर एम्पेयर ही नहीं हुआ। देखो ना, अच्छा किया आपने सवाल भी पूछ लिया। अगर मैं 249 के हवाले से चलूंगा तो मैं 249 को रखूंगा ना कि ग्रेटर अमाउंट है, तो नो इम्पेयरमेंट। ठीक है, यानी सारी कैलकुलेशन करने के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचे कि देयर इज नो लॉस, इम्पेयरमेंट लॉस। हम वी विल कीप ऑन कैरिंग आवर एसेट एट 220। गॉट द पॉइंट जी मेरे ऑनलाइन काकास? एक्सटर्नल सोर्स में काफी पॉइंट तो समझ नहीं आ रहा था। दोबारा बेटे बोलिए यार, क्या सर? दोबारा बोलो बेटे। सर मैं कह रही थी जो एक्सटर्नल सोर्सेज बताई थी ना, इम्पेयरमेंट लॉस, इसके बारे में एक्सटर्नल सोर्सेज की वजह से पहचाना जाता है ये वाली। नहीं है आपसे। ओके ओके ओके, प्लीज गिव मी सम टाइम। वो एक्सटर्नल सोर्सेज नहीं है, इंडिकेटर है। ये मैंने आपको ये वाली बात करनी है, ये इंडिकेटर्स वाली बात भी मैं आज आपके साथ कंप्लीट कर लेता हूँ। ये मैंने अभी आपसे बातें नहीं की थी। देखो बेटे, इम्पेयरमेंट कब की जाती है? जब आपको इंडिकेशन होती है। जब कोई इंडिकेटर हो तब आप उसकी इम्पेयरमेंट करते हैं। अब इंडिकेटर दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल इंडिकेटर्स। इंटरनल indicators and external indicators. इंटरनल इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? निशानी। क्या आपको कोई निशानी मिल रही है कि जी हमारा एसेट इम्पेयर हो गया है? क्योंकि एसेट को जैसे जैसे आप इस्तेमाल करते हैं, आपने एस्टिमेट किया होता है कि डेप्रिसिएट होगा। डेप्रिसिएट लेस करते तो कैरिंग अमाउंट आ जाती है। इम्पेयरमेंट का तो कोई अंदाजा नहीं लगाया जाता ना कभी भी। लेकिन इम्पेयरमेंट जब इंटरनल या एक्सटर्नल निशानी कोई नजर आएगी तो हम फौरन कहेंगे कि यार इम्पेयरमेंट टेस्ट करो। क्या करो? टेस्ट करो। यू शुड गो फॉर अ टेस्ट आइदर द एसेट हैज बीन इम्पेयर्ड और नॉट। वो निशानियां कौन सी हैं? आपकी इंटरनल निशानियों में ये तीन निशानियां हैं। या तो कोई एक्सीडेंट हो गया एसेट का, एसेट डैमेज हो गया जिसकी वजह से हमें लगा कि जी बस अब तो इसके पैसे रिकवर नहीं होंगे। देखो ना, हम रिकवरेबिलिटी की इंडिकेशन असल में देख रहे हैं ना। रिकवरेबल, हम ये देख रहे हैं कि क्या इसकी रिकवरेबल अमाउंट जो है डैमेज तो नहीं हो गई। रिकवर कैसे होता है एसेट? या इस्तेमाल करने से या बेचने से। सादा बात कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट में उतारना है इस बात को। आप अगर गाड़ी किराए पे चलाते हो, यानी कि आप इन ड्राइव, ऊबर या क्रीम पे गाड़ी चलाते हो, तो उस गाड़ी के पैसे कैसे पूरे होंगे? या आप उसको चलाते रहें, इस्तेमाल करें, या आप उसको बेच दें। किसी भी एसेट के दो ही तरीके हैं ना उसको रिकवर करने के, जिसे कहते हैं पैसे पूरे हो गए। पैसे कैसे पूरे होंगे? या इस्तेमाल करने से या बेचने से। तो इसी को आप अंग्रेजी में आ जाओ, इस्तेमाल करना वैल्यू इन यूज, बेचना फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल। इन्हीं दो तरीकों से पैसे पूरे होंगे ना। अब क्या इंटरनल इंडिकेटर हैं जो कह रहे हैं कि नहीं भाई पैसे पूरे नहीं होंगे? लो परफॉर्मेंस। अगर उस एसेट की परफॉर्मेंस लो होगी तो वैल्यू इन यूज रखेंगे तो गिर नहीं जाएगी उसकी वैल्यू इन यूज। बेचेंगे तब भी परफॉर्मेंस लो को मार्केट में लोग तो सस्ता ही खरीदेंगे।
तो इसका मतलब एक इंडिकेटर आ गया कि कैरिंग अमाउंट रिकवर नहीं हो सकेगी। जितनी हम कैरिंग अमाउंट हम कह रहे हैं कि 100 मिलियन है एसेट की कैरिंग अमाउंट, लो परफॉर्मेंस इसकी हो गई है, तो इसका मतलब 100 मिलियन रिकवर नहीं हो सकेगा, भले हम यूज करें भले हम बेचें। तो टेस्ट तो करके देख लें, तसल्ली दे लेना अपने आप को टेस्ट करने की। तो ये लॉजिक है इसकी। फिर एक्सीडेंटल डैमेज ऑफ द एसेट, रीस्ट्रक्चरिंग और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एंटिटी। हमने एंटिटी को रीस्ट्रक्चर किया या रीऑर्गेनाइज किया, जिसके अंदर हमने देखा कि जी ये लग रहा है कि जब ये एसेट्स जो है ना, ये पता नहीं हमें बैलेंस, हमें जो इनकी कैरिंग अमाउंट है हमें वो बैलेंस रिकवर हो भी सकेगा कि नहीं। रीस्ट्रक्चरिंग कहते हैं हमने स्कोप चेंज कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सादा सी एग्जांपल दूंगा से कि एक हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल में आपको मालूम है बेशुमार कमरे हैं, वो देख रहा है कि जी वो उस इलाके में हॉस्पिटल नहीं चल रहा। वो कहता है कि जी इस हॉस्पिटल को, बिल्डिंग को खाली करके इसे हॉस्टल बना दो बच्चों का, क्योंकि बहुत सी दुनिया अब यहाँ पर जो है ना पढ़ने के लिए आ रही है, तो हॉस्टल बना दो। अब मुझे बताइए, हॉस्पिटल जब चल रहा था तो उसके थिएटर इक्विपमेंट्स तो बेनिफिट दे रहे थे, जब हॉस्पिटल को बंद कर देंगे थिएटर इक्विपमेंट बेनिफिट देंगे उसके एसीज जो हैं वो उतना बेनिफिट देंगे। फॉर एग्जाम्पल उसमें बच्चे कहते हैं नहीं जनाब हमने तो एसी लगाने नहीं है, कुछ बच्चे होते हैं वो कहते हैं ठीक है। या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें कि वो कहते हैं कि जनाब इतने सारे एसी नहीं चलेंगे, कम चलेंगे, तो अब आपको मतलब वो इतना रिकवर तो नहीं हो सकेगा। तो इसका मतलब है कि जैसी रिस्ट्रक्चरिंग या रीऑर्गेनाइजेशन हो रही होगी, आपके बहुत से एसेट्स अपनी वैल्यू लूज कर सकते हैं। इंडिकेशन है ये कि हुई नहीं है जब तक हम टेस्ट नहीं करेंगे। तो ये इंटरनल इंडिकेटर्स हो गए। इसी तरह पे हम एक्सटर्नल इंडिकेटर्स देखते हैं। एक्सटर्नल इंडिकेटर्स में पहले दो जो हैं वो थोड़ा सा आसानी से समझ आने वाले हैं, दूसरे दो जो है वो आपको पूरी तस्वीर कशी करनी पड़ेगी, तब समझ आएगी बात। तवज्जो में रहिएगा, एंजॉय करेंगे। अगर एसेट की मार्केट वैल्यू गिर गई तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कम हो जाएगी। एक इंडिकेटर तो है ना। डिक्रीज इन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आप बनाकर बेच रहे हैं, फर्ज कर लें आपकी फैक्ट्री है, स्वेटर आप बनाकर बेच रहे हैं, नहीं चलो स्वेटर कर लेते हैं ना, स्वेटर बनाकर आप बेच रहे हैं, पता चल गया कि लोग जो स्वेटर नहीं पहन रहे वो तो जैकेट्स पहन रहे हैं, लेदर का ट्रेंड आ गया, लोग वूलन स्वेटर नहीं पहन रहे, लिहाजा आपकी जिस मशीन पे स्वेटर बन रहा है वो मशीन अगर यूज करते रहेंगे तो उतना बेनिफिट नहीं देगी जितना कैरिंग अमाउंट है। एक इंडिकेटर आ गया ना उसका। लिहाजा ये इंडिकेटर भी समझ आ जाता है, दोनों इंडिकेटर समझ आ जाते हैं कि जी इसकी वजह से आपकी वैल्यू इन यूज या आपकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट गिर गई। अब दूसरी बात की तरफ आए। दूसरी बात ये, तीसरी बात, इंक्रीज इन मार्केट इंटरेस्ट रेट। आपने बचपन में ये बात बहुत गौर से सुनना बेटे, बचपन में जब रट्टा लगा के आपने क्वांटिटेटिव मेथड पढ़ा था, उस वक्त आपने ये रट्टा लगाया था कि डिस्काउंट फैक्टर जितना ज्यादा होगा, डिस्काउंट रेट जितना ज्यादा होगा फैक्टर उतना कम होगा। नहीं, ये तो रट्टा नहीं लगाया था। पक्का ये चीज थी, ठीक है ना। प्रेजेंट वैल्यू उतनी कम, वो और से सुन लो, डिस्काउंट रेट, इंटरेस्ट रेट जितना ज्यादा होगा डिस्काउंट फैक्टर उतना कम होगा और आपकी प्रेजेंट वैल्यू उतनी कम होगी, और इंटरेस्ट रेट जितना कम होगा आपका फैक्टर उतना ज्यादा होगा, प्रेजेंट वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, इस चीज को आपने वर्कआउट किया था। अगर नहीं समझ आ रही बात तो मैं आपको यहाँ पर वर्कआउट करके जल्दी से आप मुझे इसकी बता दें वर्किंग। वो क्या बनेगी, आप 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज टू पावर 2 करें और 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई 0.2 करके रेज टू पावर 2 करें। इसका फैक्टर आएगा 0.826 आएगा और इसका क्या आएगा 0.7 या 0.69। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि ये 20%, ये 10% पे है। आपका इंटरेस्ट रेट जब बढ़ गया तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू कम हो गई, तो ये प्रेजेंट वैल्यू इन यूज है ना बेटे जी। तो इन मार्केट रेट अगर बढ़ जाएगा तो वैल्यू इन यूज कम होने का खदशा हो गया।
ठीक है, तो एक इंडिकेटर है ना, लिहाजा इम्पेयरमेंट टेस्ट करें। रूट समझ आ गई इस बात की? यस सर। शाबाश। अब दूसरी बात जो है वो ये है, यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, तवज्जो में इसको देख लीजिएगा कि आपके एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इक्वल टू ओनर्स इक्विटी बचपन में पढ़ा था। आपके नेट एसेट्स होते हैं आपकी ओनर्स इक्विटी 80 रुपए की। अगर मार्केट में ये ओनर्स इक्विटी की वैल्यू फॉल कर गई है, ओनर्स इक्विटी 80 से गिर के 30 की रह गई मार्केट वैल्यू, ये तो बेटे बुक वैल्यू, और मार्केट वैल्यू जो है वो फॉल कर रही है 30। लायबिलिटी तो आप उससे कम नहीं कर सकते, जिनके पैसे देने हैं 20 के 20 देने हैं। असर किस पे पड़ेगा? आपके एसेट्स पे, ठीक है। आपकी लायबिलिटी तो उतनी रहेगी, आपके एसेट्स जो होंगे वो लूज हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि जब मार्केट वैल्यू गिरती है तो अल्टीमेटली एक खदशा पैदा हो जाता है कि हमारे एसेट्स विल लूज देयर रिकवरेबिलिटी। बताओ बेटे, ये चौथी वाली बात भी क्लियर होगी। डिक्रीज इन द मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपेयरिंग विद द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट कैसे होती है? आप मार्केट कैपिटलाइजेशन को कैलकुलेट करने के लिए जो शेयर प्राइस मार्केट में मौजूद होती है उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाती है। तो अब अगर मार्केट में प्राइस गिर गई है उसकी, तो आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन फॉल कर जाएगी ना बेटे जी। बात को फॉलो किया? ये थी जी आपके इंडिकेटर्स। अब बताओ अरुष, आपको समझ आ गई बेटे? यस सर, समझ आ गया। शाबाश। अच्छा, मैं आपको दोबारा लिंक भेजूं प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने के हवाले से और ये इंडिकेटर्स के हवाले से। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो भी बता देता हूँ। सर, जी बताइए। इंटरनल इंडिकेशन में एक लाइन है ना, रिसेसनिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट एज फिनिट रादर देन इंडेफिनिट। आरुष दोबारा बोलो बेटे। सर, यहाँ पे इंटरनल इंडिकेशन में एक लाइन थी कि रिसेसनिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट एज फिनिट रादर देन इंडेफिनिट। रीअसेसिंग, सॉरी, रीअसेसिंग। हाँ बेटे, दोबारा से तखमीना लगाना इस बात का कि उसकी यूजफुल लाइफ क्या है। अब अगर उसकी यूजफुल लाइफ आपकी डिटरमिन करने के दौरान में मालूम होता है कि जी ये एसेट जो है हमें इतना रिकवर नहीं हो सकेगा, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो अब इम्पेयर हो गया, यूजफुल लाइफ कम होगी, उसकी रिकवरेबिलिटी। तो आपने उसकी यूजफुल लाइफ का तखमीना लगाते वक्त भी अब देखना है कि जी एसेट तो नहीं इम्पेयर हो गया, कहीं इसकी जिंदगी हमें कम बेनिफिट दे रही है, तो वो भी एक इंडिकेटर है उसका। ओके सर। अच्छा जी, मैंने ये आपके साथ जो आप कुछ क्वेश्चंस फर्दर प्रैक्टिस के लिए देने हैं उनको आप हल्का हल्का सा देख लीजिए। इसके अंदर अब आपको जल्दी से समझ आ जानी चाहिए कि उसने क्या पूछा हुआ है। मैंने यहाँ पर बाय द वे जो आपको प्रेजेंट वैल्यू के कॉन्सेप्ट थे यहाँ पर बताने थे, लेकिन अच्छा हुआ वो आपके क्लियर हो गए पीछे ही, ठीक है। एक और बात पूछनी थी सर। बोलो बेटे। सर, हमें जब फेयर वैल्यू लेस न्यूज को रखते हैं जी, बोलो बेटे। मैंने कहा अगर हमें फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ना दी गई हो, हाँ, उस वक्त हम वैल्यू न्यूज को कंसीडर करते हैं एज अ रिकवरेबल अमाउंट। हाँ हाँ, और अगर हमें वैल्यू इन यूज ना दी गई हो तो उस देखो बेटे, बात पता क्या है, आपको उसने बताया होगा कि ये एसेट आपने यूज करना है या नहीं। ये जो आप सवाल कर रहे हो ना, ये IFRS 5 का क्वेश्चन बनता है। IFRS 5 में है नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल। वो नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल का मतलब है कि आपने उनको यूज ही नहीं करना, बेचना ही बेचना है। तब ऐसी सिचुएशन में वैल्यू इन यूज कोई भी नहीं आएगी, ठीक है।
ठीक है शहरयार, सॉरी अब्बास ने मेरे ख्याल से सवाल किया था। तो बात आपकी कट कर। आपके मेरे ख्याल से नेट में कोई इशू आ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब उसने कह दिया कि इस एसेट को आपने यूज ही नहीं करना, बेचना ही बेचना है, तो IFRS 5 में चला जाता है और IFRS 5 कहता है नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल के लिए आप सिर्फ रिकवरेबल अमाउंट कहते हैं, फिर वेललेस कॉस्ट टू सेल को। ऐसी सिचुएशन में वैल्यू इन यूज वर्कआउट नहीं होती। बहरहाल वो आपके सवाल की नोयत पे डिपेंड कर रहा होगा। सर जो IAS 36 है ये सिर्फ कॉस्ट मॉडल पे लगेगा एसेट्स के? देखो बेटे जी, जब आपका डाउनवर्ड रीवैल्यू हो रही है तो वो भी तो आपकी इम्पेयरमेंट ही की एक शक्ल होगी, ठीक है? यस सर। तो आप यूं कह लो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉस्ट मॉडल पे लगता है। IAS 36 का जो स्कोप है बहुत वाइड है। गौर से सुन रहे हो सब बच्चे? IAS 36 हर एसेट, हर वो चीज जो एसेट कहलाती है सिवाय फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के, उसके ऊपर IAS 36 अप्लाई होता है। यानी कि इंटेंजिबल एसेट्स पे भी अप्लाई होता है, टेंजिबल एसेट्स पे भी अप्लाई होता है, IAS 40 पे भी अप्लाई होता है। हर एक एसेट पे IAS 36 इम्पेयरमेंट वर्कआउट की जाती है, मां सिवाय उन एसेट्स के जिनकी इम्पेयरमेंट का उनके अपने स्टैंडर्ड में तस्करा है। जैसे IAS 2 में इन्वेंट्री की जब बात करता है तो कहता है कि उसको आप वैल्यू करो लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV पे। तो वो लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV का मतलब है कि उसके अंदर इस फार्मूला में बिल्ट इन है कि वो रिकवरेबिलिटी से ज्यादा कभी भी नहीं जाएगी इन्वेंट्री, ठीक है? कॉस्ट अगर 100 रुपये है और नेट रियलाइजेबल वैल्यू उसकी 80 रुपये है, तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू इक्विवेलेंट टू रिकवरेबल अमाउंट होती है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू मेक सेल। तो फिर वेललेस कॉस्ट टू सेल भी तो यही है ना, ऑलमोस्ट। तो मिलती जुलती बात है। इसलिए IAS 2 जो है वो चूंकि अपने ही स्टैंडर्ड के अंदर उसने कह दिया हुआ है कि कैसे आपने उसको इम्पेयर करना है, इसलिए वो IAS 36 में उसकी सेपरेट इम्पेयरमेंट नहीं आती। और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जिसे डेटर्स कहते हैं वो आपका फाइनेंशियल एसेट है, इन्वेस्टमेंट्स आपके फाइनेंशियल एसेट्स हैं, उनकी इम्पेयरमेंट IFRS 9 ने अलग से बात की हुई है। आपने इंशाल्लाह FAR 2 में पढ़नी है ये, ठीक है? तो वो इम्पेयरमेंट जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं यानी कि इन्वेस्टमेंट एसेट्स और डेटर्स एसेट वगैरह की, वो IFRS 9 में उसकी इम्पेयरमेंट का तरीकेकार बताया हुआ है। वो उसमें हम पढ़ेंगे जब बड़े हो जाएंगे थोड़े से, ठीक है? अच्छा जी सर यहाँ पे जो स्कोप था इसमें लिखा हुआ था इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, जो कॉस्ट मॉडल पे होगी ना उसकी IAS 36 में जाएगी, बेटे जान, जो दूसरी है फेयर वैल्यू होने जाएगी। मैं आपको ये बात कह रहा हूँ। अब छोटी सी बात ये देखो, आपने एक एसेट को अपवर्ड रीवैल्यू किया, रीवैल्यूएशन हुई। अब जरा देखें आप जो बात कह रही हैं जरा उसको समझ लें, आप क्या कह रही हैं। एक एसेट है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का एसेट, इसकी कैरिंग अमाउंट है 500। इसकी रिकवरेबल अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए आपने फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल मालूम की। फर्ज कर लें 400 माइनस 40 360 और इसकी वैल्यू इन यूज आपने मालूम की फॉर एग्जांपल 300। अब आप मुझे बताइए कि आप इन दोनों में से ग्रेटर 360 को ले रहे हैं, यस सर। ठीक है? अब इन दोनों में से ग्रेटर आपने 360 को लिया, 500 और 360 का आपने जब देखा तो आपने कहा 140 इम्पेयरमेंट लॉस आ गया। ये बात समझ में आती है? अब ये बात आपने की, आपके पास यहाँ पर कॉस्ट मॉडल पे ये चीज़ चल रही थी। फॉर एग्जाम्पल अब वो कहता है कि हमने इस एसेट को
रीवैल्यूएशन मॉडल पे लेकर आना है। ठीक है, अब अगर आप इसको रीवैल्यूएशन मॉडल पर लेकर आएंगे, अब जरा देखना चीजें कैसे को रिलेट कर रही हैं। रीवैल्यूएशन मॉडल पे लेकर आएंगे तो इस वक्त इसकी सपोजली रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट क्या है 360। ये अब आप इसकी कैरिंग अमाउंट ले चुके हैं ना, और Yes, sir. रीवैल्यूएशन जब करते हैं तो फेयर वैल्यू पे करते हैं, उसमें लेस कॉस्ट टू सेल तो नहीं लेस करते। इसी डेट पर इसकी फेयर वैल्यू क्या है 400। अब आप ये मुझे बताएं कि जब इसकी रिकवरेबल अमाउंट ऑलरेडी 360 है और फेयर वैल्यू 400 है, तो क्या आप इसको 400 पर ले जा सकते हैं? नहीं, क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट ही कम है इसकी। बेटे जान, मेरी बात को समझने की प्लीज कोशिश कीजिएगा डिबेट से पहले। ये रिकवरेबल अमाउंट है ना, जबकि फेयर वैल्यू मॉडल क्या कहता है कि आप इसको फेयर वैल्यू पर लेकर आए। रिवैल्यूएशन मॉडल ये कहता है ना फेयर वैल्यू पर लेकर आए। फेयर वैल्यू पे हम ले तो आए लेकिन वो रिकवर ही नहीं हो सकेगी, तो हम कितने पे उसको वी विल कीप ऑन शोइंग, हम उसको 360 पर ही शो करेंगे ना। इसलिए वो अंडरस्टूड है कि आप अगर उसको फेयर वैल्यू मॉडल पर लेकर भी आएंगे तो वो वापस दोबारा 360 पे आ जाएगा। रिवर्सल वाला कॉन्सेप्ट सर इसका नहीं, ये भी रिवर्सल की बात नहीं है, इसको प्लीज इंडिपेंडेंटली देखिए। जो बात अरूष के क्वेश्चन से निकली और जो मैं आपको फिगर्स के जरिए से समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि एक एसेट, ये आप जो भी काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 31 दिसंबर 2023 को कर रहे हैं, ठीक है। 31 दिसंबर 2023 में आपके एसेट की कैरिंग अमाउंट जो थी वो 500 थी। आपने देखा कि आपकी रिकवरेबल अमाउंट बनती 360, आपने इम्पेयर कर लिया, उसको प्रॉफिट लॉस में ले गए। अब वो कहता है जी हमें तो फेयर वैल्यू मॉडल रिवैल्यूएशन मॉडल लगाना था, तो आप रिवैल्यूएशन मॉडल लगाएं। आप कहते हैं जी रिवैल्यूएशन मॉडल लगा के देख लो, आप फिर 360 पे वापस आ जाएंगे, क्योंकि उसकी रिकवर 360 से ज्यादा हो ही नहीं सक रही। 36 क्या कह रहा है कि रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा पे एसेट को शो ही नहीं करना जी। वो रिवर्सल है, वो अब रिवर्सल की बात इसमें आती है कि क्या रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस की जा सकती है। वो की जा सकती है, वो मैं आपको, अगर आप इजाजत दें तो नेक्स्ट में आपको बता दूं। अभी हल्का सा मैं आपको बता देता हूं, ये नेक्स्ट टॉपिक आपको मैं रिवर्सल का बता दूंगा। अभी कॉन्सेप्ट सिर्फ ये ज़हन में ले लें, क्योंकि अभी दैट वुड बी टू मच अगर मैं बहुत सी बातें कर लूंगा। रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस क्या है? अब फॉर एग्जाम्पल ये एसेट रिकवरेबल अमाउंट गेन कर लेता है, 450 पे पहुंच जाता है, तो क्या इसको 450 पे लेकर जाएंगे? उसके लिए हम ये देखेंगे कि नेक्स्ट ईयर उसकी डेप्रिसिएशन कितनी हुई। अगर इसको हमने इम्पेयर ना किया होता, हैड द एसेट नॉट बीन इम्पेयर्ड, तो उसकी डेप्रिसिएशन कितनी होती? फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज इसकी डेप्रिसिएशन होती, तो इसकी नेट बुक वैल्यू क्या होती? 400 होती। अब अगर नेक्स्ट ईयर इसकी रिकवरेबल अमाउंट 450 हो गई है, तो आप 400 से ज्यादा ऊपर नहीं लेके जा सकते, ठीक है। ये सीलिंग है इसकी। बेटे अगर नहीं समझ आएगी तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि नेक्स्ट टॉपिक है मेरा, सिर्फ आपको हल्का सा टच दे रहा है। सीलिंग है, मैक्सिमम 400 तक
उसको रिकवर कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, 360 प्लस 40 करके 400 तक पहुँचूंगा, मैक्सिमम यहाँ तक मैं जा सकता हूँ। तो रिवर्सल जो होगी मेरी 40 से होगी। ये रिवर्सल होगी मेरी, ठीक है। तो बहरहाल इसको आप अभी फिलहाल समझें कि जी मैंने आपको नेक्स्ट बताना है। आप इसको अपने तौर पे किताब से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, लेकिन समझ आ जाएगी आपको। जी एक बात पूछनी है, आपने कहा है कि हम लोग इसको 400 तक ही शो करेंगे, लेकिन हम रिकवरेबल अमाउंट को उम्मीद है कि एज 450 तो बिक जाएगा, तो जो 50 है हम उसे कहाँ ऐड करेंगे? बेटे मैं कह रहा हूँ उम्मीद है, उम्मीद का मतलब है सिर्फ ये ख्वाबों ख्यालों में है। लेकिन अगर बात में बिक गया तो हमने एसेट बेचना है कि कारोबार करना है। अगर मैंने अपने स्वेटर बनाने वाली मशीन बेच दी तो स्वेटर कैसे बनाऊंगा और बेचूंगा? हम अज्यूम करते हैं ये सारी बातें कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। हम इनफैक्ट नहीं बेचने जा रहे बेटे उसको, नोशनल है। हाँ जी, नोशनल है चीज़ें। अच्छा, अब जरा प्लीज ये मैंने आपको क्वेश्चन, बाय द वे जो आपने क्वेश्चन अब्बास कहा था ना, वो ये होटल वाला मैंने यहाँ पर सॉल्व किया हुआ, लेकिन उसमें पहले की किताबों में उसने एक पॉइंट थोड़ा मुश्किल डाला हुआ था, ये वाला। तो खैर अब आप इसको ना देखिएगा, मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया। ये सारा 28 का मैंने पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर, एन्युटी का कॉन्सेप्ट जो है ना, जो आपने कहा वो मैंने यहाँ पर आपको वर्कआउट करवाना था, ठीक है, कि एन्युटी क्या होती है। तो मैंने आपको उधर वर्कआउट करवा दिया। अच्छा जी, अब ज़रा ये चंद एक क्वेश्चन आपकी बुक में, जैसा मैंने कहा है कि अब सिर्फ प्रैक्टिस की बात है, कॉन्सेप्ट मैंने कंप्लीट कर दिया है इसका टॉपिक का। हुसैन एसोसिएट, मैं सिर्फ रीड करूंगा, आपने क्वेश्चन सॉल्व खुद करना है। आपकी बुक में इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप एमसीक्यूज भी इवन IS 36 के तमाम कर सकते हैं, विद द एक्सेप्शन ऑफ रिवर्सल। The Assistant Financial Controller of the Hussain Associates Limited Group has identified the matters below which she believes may indicate impairment of one or more assets. She believes, आगे ना बात अंदाजे की कि वो अंदाजा ही लगा रही है। Hussain Associates Limited owns and operates an item of plant that cost 640 and had accumulated depreciation of 400,000 on 1st of October 15. It is being depreciated at 12.5% on cost, straight line method. On 1st April 16, exactly halfway through the year, the plant was damaged when a factory vehicle collided into it. Due to the unavailability of replacement parts, it is not possible to repair the plant, but it still operates, albeit at a reduced capacity. Operate हो रहा है लेकिन एक reduced capacity पर. It is also expected that as a result of the damage, the remaining life of the plant from the date of the damage will only be 2 years. उसकी डैमेज, एक तो उसकी डैमेज होने की इंडिकेशन थी, दूसरा उसकी यूजफुल लाइफ भी बहुत कम होगी। Based on its reduced capacity, the estimated present value of the plant is, ये उसने present value दे दी उसकी, estimated present value of the plant has a current disposal value, आज उसको अगर बेचें तो 20,000 की, which will be nil in 2 years time, ठीक है। But Hussain Associate Limited has been offered a trade-in value of 180 against a replacement machine which has a cost of 1 million, ठीक है। वो कह रहा है कि आप 1 मिलियन मेरे से मशीन ले लें तो मैं आपको ट्रेड इन इसकी 180 देने को तैयार हूँ। There would be no disposal cost for the replaced plant. Hussain Associate is reluctant to replace. वो कहता नहीं, मैंने replace नहीं करना the plant as it is worried about the long-term demand for the product produced by the plant. The trade-in value is only available if the plant is replaced. कहता अगर replace करेंगे तो ये आपकी ट्रेडिंग वैल्यू रिकवरेबल अमाउंट के तौर पर ली जाएगी, वरना नहीं। तो आप तो रिलक्टेंट है, आप इसको अवेलेबल ना समझें अपने लिए। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपने इम्पोर्टेंट बातें जो देखी, डेट ऑफ डैमेज आपका क्या है, रिमेनिंग लाइफ क्या है, आपकी डेट कब से वो रिमेनिंग लाइफ, 1 अप्रैल 2016 से ऑनवर्ड्स
2 years, लेकिन आपकी लाइफ 1 अक्टूबर 2015 जब आपका डैमेज हुआ वहाँ से ऑनवर्ड्स 2.5 ईयर बनती है। कॉन्सेप्ट मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये आप उसकी जो है वो रिमेनिंग लाइफ की बात यहाँ से आप देख लेंगे, यहाँ पर मैंने उसको इलेबोरेट किया और मशीन अकाउंट भी बना दिया। तमाम चीज़ें इसमें वर्कआउट की हुई हैं। आपने इसको बेटे अपने तौर पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस तरह के क्वेश्चंस 2-4 आप कर लें, आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। ओके, अच्छा जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये प्रीमियर लिमिटेड वाला, इसमें भी वो आपसे जो बातचीत कर रहा है कैलकुलेट इम्पेयरमेंट लॉस। आसानी से आप इसका इम्पेयरमेंट लॉस देख लेंगे। ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू है और ये इसकी फेयर वैल्यू है। दोनों में से जो ज़्यादा है वो उसकी रिकवरेबल अमाउंट है, ठीक बात। तो कैरिंग अमाउंट से आपने इसको कंपेयर किया तो आपके पास इम्पेयरमेंट लॉस 2.4 आ गया। ओके, ये आसान सादा सा सवाल है, इसको आप खुद से देखें। ओके, ये स्काईलाइन वाला क्वेश्चन मैंने आपको वैसे सॉल्व कर दिया। सिनेरियो 1, फिक्स्ड एसेट ब्रॉट फॉरवर्ड बैलेंस 100,000, accumulated deficit 20,000, life was reviewed as it was revalued, the remaining life is 2 years। ये 31 दिसंबर को आपने इसकी लाइफ डिटरमिन की। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 31 दिसंबर 20x1 3 सालों पे क्यों ली जा रही है? क्योंकि आपने अभी उस साल की डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की थी, इसलिए भले वो ये आपकी 2 साल है लेकिन प्लस इसमें 1 कौन सा करेंगे, 2000x1 वाला ईयर इसमें प्लस करेंगे क्योंकि ये उससे ऑनवर्ड्स 2 साल है, ठीक है। एक तो ये सिनेरियो ज़हन में रखें। दूसरा ये सिनेरियो ज़हन में रखें कि आपने जो रीवैल्यू किया है उसको रिव्यू किया, सॉरी, आपने 1 जनवरी 2016 को ही किया है रिव्यू। अब ये 2016 उसमें शामिल हो गया, ठीक है। तो अब उसको आप 2 इयर्स पे ही डिवाइड करेंगे। ऐसी सिचुएशन में अब आप वो वाला साल ऐड नहीं करेंगे क्योंकि आपने रिव्यू ही ओपनिंग डेट पे कर लिया था, ठीक बात। बस ये कुछ बातें आपकी यूजफुल लाइफ को डिटरमिन करने के हवाले से, और ये बातें बार I-16 में भी आपके साथ पहले कर चुका हूँ। तो I'll सेंड यू ये 1, 2 इंडिकेटर 3 शीट्स। इसके बाद आपके MCQs हैं। ये वाला क्वेश्चन भी मैं आपको भेज दूंगा, मेहनत कीजिए, इसको भी सॉल्व कीजिए। इसके अंदर भी अच्छी इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस है, ठीक है। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के बाद बेटे जान सिर्फ और सिर्फ मामला रह जाता है आपकी होशमंदी का, कि कितनी होशमंदी के साथ आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। नॉन करंट एसेट्स जो हेल्ड फॉर सेल होते हैं हम उनकी भी इम्पेयरमेंट नहीं करते बेटे, क्योंकि वो किए ही फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे वैल्यू किए जाते हैं। उनकी वैल्यूएशन ही फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे होती है, इसलिए उसकी इम्पेयरमेंट का कुछ ताल्लुक बनता नहीं है, ठीक है। ओके सर, ये एक रिकवरेबल अमाउंट पे जाता है ना। लो बेटे, बाद में ये MCQs कुछ हैं जो कि आपने सॉल्व करने हैं। ये अब आपके लिए कम से कम 3 घंटों का होमवर्क है एटलीस्ट। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और कल जी मैं अभी आपको 4 स्लाइड्स अभी शेयर कर देता हूँ। अल्लाह हाफिज़।